क्या होता है जब प्यार के वो नियम तोड़ दिए जाएं, जिन्हें तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता। चलिए, आज हम अरुंधति रॉय के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के इसी दर्द भरे सवाल के दिल में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़े राज छिपाए बैठी हैं। ये जो लाइन है ना, ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां समाज की बनी बनाई सीमाएं टूटने वाली हैं और जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था वो एक भयानक सच बनकर सामने आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है आज से। 23 साल की एक लंबी खामोशी के बाद रेहल अपने बचपन के घर आइमनेम लौटती है। पर ये कोई घर वापसी नहीं है, ये तो उन यादों से मुलाकात है जिनसे वो हमेशा भागती रही है। और यहीं से खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। उसका जुड़वा भाई एस्था अब बोलता नहीं है। उसकी ये चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं, ये एक बंद दरवाज़ा है जिसकी चाबी उस अतीत में कहीं खो गई है जिसे हर कोई भुलाना चाहता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना जुड़े हुए थे। बचपन में वो दो नहीं थे, एक थे, मैं। लेकिन जिंदगी में हुए हादसों ने उनके बीच ऐसी दीवारें खड़ी कर दी कि अब वो दो अजनबी बन गए हैं। ये सिर्फ अलग होना नहीं है, ये एक ही रूह का दो टुकड़ों में टूटना है। तो इस खामोशी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उस एक लम्हे में जिसने इस परिवार की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोफी मूल का आना कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। ये वो घटना है जो उनकी जिंदगी का रुख मोड़ देगी, बिल्कुल एक छोटे से पत्थर की तरह जिसे शांत तालाब में फेंक दिया जाए और उसकी लहरें किनारों तक सब कुछ तबाह कर दें। और ये बात उपन्यास की एक कड़वी सच्चाई है कि कैसे बस कुछ ही घंटे आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। आइमनेम में सोफी मूल का बिताया वो छोटा सा वक्त आने वाले कई सालों पर अपनी एक गहरी परछाई डालने वाला था। तो अब आते हैं उन अलिखित नियमों पर जो आइमनेम की दुनिया को चलाते थे। ये वो नियम थे जिन्हें तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और यहीं से तबाही की कहानी शुरू होती है। तो ये प्रेम के नियम आखिर हैं क्या? असल में ये समाज के वो अनदेखे कानून हैं जो तय करते हैं कि कौन किससे प्यार कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितना। और इन नियमों को तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी होती है। और यही इस परिवार के साथ हुई ट्रेजेडी की असल जड़ है। परिवार के हर सदस्य ने किसी न किसी तरह इन कठोर सामाजिक बंधनों को तोड़ा। उन्होंने वो सीमाएं लांघी जिन्हें लांघना मना था, और उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। अब हम उस ट्रेजेडी के ठीक बाद के समय में चलते हैं और एक बच्चे के अंतिम संस्कार के अजीब से नजरिए से देखते हैं कि उसका असर क्या हुआ। अंतिम संस्कार का सीन बड़ा ठंडा और अकेलापन भरा है। अम्मू और जुड़वा बच्चों को बाकी परिवार से ऐसे अलग खड़ा किया गया जैसे सारा कसूर उन्हीं का हो। ये सिर्फ जिस्मानी दूरी नहीं थी, ये उन्हें अपने ही परिवार से बाहर निकाल दिए जाने जैसा था। देखिए, एक बच्चा इतने बड़े सदमे को कैसे समझता है। राहेल के लिए ये पूरी ट्रेजेडी इन दो अजीब बचकानी चीजों में सिमट जाती है। चर्च की छत पर बने जेट प्लेन और एक छोटा सा चमगादड़। इस तरह वो भयानक सच एक ही समय में बहुत दूर और बहुत करीब महसूस होता है। और फ्यूनरल का ये सीन खत्म होता है इस दिल को चीर देने वाली लाइन के साथ। ये उस गहरे नुकसान को बताती है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। बहुत संक्षेप में ये शब्द हमेशा के लिए उस घर में गूंजते रहते हैं। तो चलिए अब जोड़ते हैं इन धागों को, देखते हैं कि कैसे वो ट्रेजेडी सीधे तौर पर जुड़वां बच्चों के टूटे हुए आस से जुड़ी है और कैसे वो दोनों बिखर कर एक दूसरे से अलग हो गए। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक घटना के बाद दूसरी होती चली गई। फ्यूनरल से शुरू हुआ, फिर पुलिस स्टेशन में अम्मू का अपमान हुआ, फिर एस्था को दूर भेज दिया गया, और आखिर में 23 साल की लंबी खामोश जुदाई। हर कदम उन्हें वहीं वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, एस्था की चुप्पी। ये जो रूपक है ना, ये उस गहरे उलझे हुए दर्द को समझाता है जो अब इन जुड़वा बच्चों की पहचान बन चुका है। उनका खालीपन और उनकी खामोशी अलग अलग नहीं है, वो एक ही दर्द के दो हिस्से हैं जो एक दूसरे में ऐसे समा जाते हैं जैसे एक दूसरे पर रखे हुए चम्मच। और हम इसी सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं जो इस उपन्यास की आत्मा है। ये सवाल हमें कहानी के भारी बोझ पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि जब समाज के बनाए नियम इंसान की मोहब्बत से टकराते हैं तो पीछे क्या बचता है।